तरंगाग्र तरंगाग्र वेव फ्रंट क्या है? तो किसी स्रोत से, ये जैसे स्रोत है, तो स्रोत से किसी क्षण विशेष में सोर्स से समान दूरी पर, ये सोर्स से समान दूरी पर, जैसे ये स्रोत है तो इससे समान दूरी पर इधर माध्यम के जो कण हैं एक साथ कंपन करते हैं। तो ये जो माध्यम है, माध्यम की सतह, माध्यम की जो ये सतह है, इस सतह को तरंगाग्र कहा जाता है। परिभाषा के रूप में कहें तो किसी क्षण विशेष पर माध्यम की वह सतह, किसी क्षण विशेष पर माध्यम की वह सतह जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाती है। यहाँ से समान दूरी पर है, ये समान दूरी पर है x, ये समान दूरी पर है x। तो किसी क्षण विशेष पर स्रोत से समान दूरी पर माध्यम के कण समान कला में कंपन करते हैं, तो उस सतह को तरंगाग्र कहा जाता है। यह तरंगाग्र की परिभाषा है। तो किसी क्षण विशेष पर माध्यम की वह सतह जिस पर सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाती है। जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ती है, तरंगाग्र भी आगे बढ़ता है। और तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा किरणों को प्रदर्शित करती है। जैसे कि ये स्रोत है, ये तरंगाग्र है, तो तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा उसके किरणों, प्रकाश किरणों को प्रदर्शित करता है। ये तरंगाग्र के लंबवत है, ये लंबवत है, ये लंबवत है। तो तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा किरणों को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं तरंगाग्र के प्रकार। तरंगाग्र के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं? प्रकार, सबसे पहले गोलाकार तरंगाग्र, गोलाकार तरंगाग्र, गोलाकार तरंगाग्र। गोलाकार तरंगाग्र में जो तरंग स्रोत है वह एक गोलाकार होता है, गोलाकार। ये इस सर्कल ही नहीं, ये गोल है, गोल है अर्थात 3D में है, ठीक है, ये गोलाकार है। तो ये 3 डायमेंशनल है, मतलब चारों सभी दिशाओं में ये गोल है, ठीक है, समझ में आ गया। गोलाकार तरंगाग्र मतलब गोलाकार प्रकाश स्रोत होना चाहिए। तो इससे जो तरंगाग्र निकलती हैं वो गोलाकार होती हैं, इससे जो तरंगाग्र निकलती हैं वो गोलाकार होती हैं। दूसरा तरंगाग्र है वृत्ताकार, वृत्ताकार तरंगाग्र। वृत्ताकार तरंगाग्र में जो सोर्स होता है वह 2 डायमेंशनल होता है और वृत्त के आकार का होता है। ये 2 डायमेंशनल होगा और इससे जो तरंगाग्र बनेगी वो भी 2 डायमेंशनल ही बनेगी, मतलब सर्कुलर है, बिंदु है, तो सिर्फ और सिर्फ सर्कल ही तरंगाग्र बनेगा, सर्कल तरंगाग्र ही बनेगा, ठीक है। ये वृत्ताकार तरंगाग्र हो गया। तीसरा तरंगाग्र जो है वो है बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र के लिए जो सोर्स है वह रेखीय होता है, सोर्स रेखीय होता है। तो इसमें जो तरंगाग्र बनता है वह बेलनाकार बनता है। ये बेलन के आकार का बनता है। बेलनाकार ये सोर्स है, बेलनाकार
तरंगाग्र बनता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के तरंगाग्र हो गए। लेकिन इन सब में एक ध्यान देने योग्य कॉमन बात यह है कि गोलाकार तरंगाग्र हो, चाहे वृत्ताकार तरंगाग्र हो या बेलनाकार तरंगाग्र हो, सभी एक निश्चित दूरी तक ही गोलाकार होते हैं, वृत्ताकार होते हैं या बेलनाकार होते हैं। उस निश्चित दूरी से आगे ये तरंगाग्र का जो भाग है वो बहुत बड़ा हो जाता है और समतल तरंगाग्र के रूप में आ जाता है। तो चौथा हम लोगों का देखेंगे समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, तो समतल तरंगाग्र में स्रोत कुछ भी हो सकता है लेकिन वो काफी दूर हो। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत चाहे बिंदुवत हो, चाहे गोलावत हो या सरल रेखावत, उसके असीमित अर्थात अत्यधिक दूरी पर निर्मित संपूर्ण तरंगाग्र के एक भाग को समतल माना जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर निर्मित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होता है। तो ये समतल तरंगाग्र होगा। समतल तरंगाग्र होगा। समतल तरंगाग्र में संलग्न किरणें परस्पर समांतर होती हैं। ठीक, तो ये हो गए तरंगाग्र के प्रकार। हाइगन ने तरंग संचरण को समझाने के लिए अर्थात माध्यम में तरंग किस प्रकार से चलता है यह समझाने के लिए द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो उसके अनुसार द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। जैसे आपका गोलाकार तरंगाग्र है, ये गोलाकार तरंगाग्र है, तो ये गोलाकार तरंगाग्र बना। तो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, चाहे कोई भी बिंदु लें हम, ये प्रत्येक बिंदु तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है और इससे जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हें द्वितीयक तरंगिकाओं का नाम दिया जाता है। अर्थात इन तरंग स्रोत से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हें द्वितीयक तरंगिकाओं का नाम दिया जाता है। और ये द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग जो है मूल तरंग के वेग के बराबर होता है। अर्थात जो तरंगाग्र पहले जिस तरंगाग्र का जो वेग था, मूल तरंग का जो वेग था, उसके वेग के बराबर होता है। और तीसरा क्या है, किसी भी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया, द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया मतलब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस तरंग का वेग जो है, तरंग का वेग v है और समय t समय पश्चात हमको जानना है कि द्वितीयक तरंगिका की स्थिति कहाँ पर होगी। ये तो एक तरंगाग्र है, द्वितीयक तरंगिका की स्थिति क्या होगी, मतलब नए तरंगाग्र की स्थिति क्या होगी। तो t समय बराबर t, वेग बराबर v और समय बराबर t है। तो t समय बाद द्वितीयक तरंग और अगले तरंगाग्र की स्थिति क्या होगी यह जानने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। यहाँ पर चाल कितना है, v है, v बराबर दूरी पता नहीं है, दूरी और समय t है। तो दूरी बराबर क्या हो गया, दूरी बराबर v इंटू टी। तो हमको ये याद करना है कि v t दूरी पर अगले तरंगाग्र की स्थिति क्या है। तो क्या कहा गया है कि इसमें जो प्रत्येक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु जो है तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है। माना कि ये बिंदु P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है। इसमें प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। और यदि t समय पश्चात हम देखना चाहें कि तरंग कितना दूर पहुंचा, तो t समय पश्चात v वेग से इसकी दूरी अर्थात vt त्रिज्या ले लेंगे, vt त्रिज्या ले लेंगे और vt त्रिज्या से इसको वृत्त बनाएंगे।
ये VT त्रिज्या हो गया, ये भी VT त्रिज्या होगा, ये भी VT त्रिज्या होगा, ये भी VT त्रिज्या होगा और ये भी VT त्रिज्या होगा। अगर t समय पश्चात v वेग से हम देखना चाह रहे हैं कि तरंगिका जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, ये तरंग स्रोत हैं P1, P2, P3, P4, P5। तरंग स्रोत से उत्पन्न तरंगों को क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं और इनका वेग जो है मूल वेग है तरंग का, उसी वेग से आगे बढ़ेंगी। और जो तरंगाग्र की स्थिति है t समय में, किसी निश्चित क्षण अर्थात t समय में क्या होगा, v वेलोसिटी से t समय में जो तरंगाग्र है वह इनके द्वारा जो द्वितीयक तरंगिकाएं बनाई गई हैं उनके इन्वेलप अर्थात उनके वृत्त को या गोलाकार को स्पर्श करती हुई खींची गई बाहर की ओर इन्वेलप है। यह प्रदर्शित करता है दूसरे तरंगाग्र को। ये आपको प्रदर्शित करता है नया तरंगाग्र। एक इन्वेलप पीछे ही बनता है, लेकिन यह तरंगाग्र नहीं है क्योंकि यह पीछे की ओर बना है, तो ये तरंगाग्र नहीं है। तरंगाग्र, तरंगों में अग्र, अर्थात ये जो है यदि इसका नामकरण कर दें, ये भी जो है आपको गोलाकार तरंगाग्र है, A' जो है नया तरंगाग्र है और CD तरंगाग्र नहीं है। तो हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत इस प्रकार से है कि इस प्रकार तरंगों का संचरण होता है कि प्रत्येक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है और हर तरंग स्रोत द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण करता है। इस प्रकार द्वितीयक तरंगिकाओं के निर्माण से उनके गोलाकार तरंगाग्र जो होंगे, जो द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी, उनके इन्वेलप को मिलाते हुए हम नए तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया हाइगन का तरंग सिद्धांत। अब इसमें कुछ कमियां थी, किसमें? हाइगन के तरंग सिद्धांत में। सबसे पहली कमी तो यह है कि हाइगन ने माना था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में काल्पनिक माध्यम ईथर है, व्याप्त है, लेकिन इस ईथर की अभी तक प्रयोगों द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई। अर्थात जो ईथर की मानना था कि ईथर व्याप्त है, जिसमें से तरंग संचरित होता है, वो माध्यम प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं हो सका। एक तो यह था। और दूसरी जो कमी है तरंग सिद्धांत की वह यह कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित नहीं कर सकता। मतलब ये अगर धातु है तो इस पर अगर प्रकाश पड़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो ये क्यों निकलते हैं? ये तरंग सिद्धांत के द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके लिए प्रकाश कण सिद्धांत ही व्याख्या करता है। तो ये तरंग सिद्धांत की कमियां हैं, इसलिए ये तरंग सिद्धांत को नकार देता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव और काल्पनिक माध्यम ईथर। तरंग सिद्धांत को ईथर तो मानता है, लेकिन ईथर नहीं है, ईथर काल्पनिक माध्यम जो है अवेलेबल नहीं है। ठीक है।